बेमौसम बारिश से बाढ़ और कभी सूखा पड़ना भारत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड आजकल मौसम के अचानक बदल जाने से परेशान है। ऐसे में देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये सभी देश एक ही सुर में राग अलाप रहे हैं कि अब पहले जैसे मौसम नहीं होते। यहाँ कभी कभी हाड़ कपा देने वाली सर्दी होती है या गर्मियों में तो 50 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान का पहुंचना, ये सब आम सी बात हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अब ऐसा हो क्यों रहा है या इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? नहीं ना? इसलिए आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताने और समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इन सब कारणों का मतलब सिर्फ एक शब्द में समझना है तो इसका सीधा सा जवाब है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक्सपर्ट भी इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा कारण मानते हैं, लेकिन अब इसे ठीक करना हमारा ही काम है। इसलिए भारत COP27 के जरिए समस्या को हल करने के लिए विकसित देशों से अपील करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार COP है क्या और ये कैसे क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाएगा? आइए जानते हैं। UNFCCC COP क्या है? दोस्तों, COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और अगर इसे अब आसान भाषा में कहें तो ये UNFCCC का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क में शामिल सदस्यों का एक सम्मेलन है। भारत भी इसका एक सदस्य है। बता दें कि COP का पहला सम्मेलन मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था। इसके बाद से लगातार जारी है। साल 2022 में COP 27 की बैठक मिस्र में हुई और इसे 6 से 18 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। और ऐसे में देखा जाए तो ये साल 2016 के बाद अफ्रीका में आयोजित पहला जलवायु शिखर सम्मेलन था। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो इसे वर्ष 2002 में नई दिल्ली में COP 8 की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त है। लेकिन फिलहाल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होने वाले इस बैठक की बात करें तो मिस्र 2022 की मेजबानी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और 100 से अधिक देशों की अध्यक्षों ने इसमें शिरकत की थी। वहीं अगर देखा जाए तो भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इसके अलावा यहाँ 190 देशों के अनुमानित 35,000 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी कि UNFCCC के अंतर्गत प्रति वर्ष COP के माध्यम से सभी देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा एवं रणनीति का निर्णय करते हैं। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल एवं पेरिस समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं बैठकों में अपनाए गए थे। इसलिए बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि देश और दुनिया के लिए बैठक कितनी अहम और खास है। दोस्तों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में 198 सदस्य देश यानी कि 197 देश और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है। COP 27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? COP 27 का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयास करना है, जहां कार्बन का उत्सर्जन, अनुकूलन, क्लाइमेट फाइनेंस, इन 3 मुद्दों पर विशेष रूप से COP27 की बैठक में बात होती है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ा है और ये सब चीजें हर दिन हम कभी अखबार के जरिए तो कभी डिजिटल मीडिया के जरिए देख और पढ़ ही रहे होते हैं। बेमौसम बाढ़ एवं सूखे से लगातार हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं क्योंकि इसमें पानी की कमी, पैदावार में गिरावट, भोजन की सुरक्षा और प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। साथ ही गरीबी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आने वाले वक्त में भी क्लाइमेट चेंज के लिए COP 28 में भी इन सभी विषयों पर विचार किया जाएगा। साथ ही पलायन से जूझती दुनिया को एकजुट करने और मानवता की रक्षा के लिए धरती को सुरक्षित बनाने पर विचार होगा। बात की जाए COP 27 में भारत के मुद्दे की तो क्या है ये और आगे भी क्या होने वाला है? COP 27 की बैठक में शामिल होने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत विकासशील देशों के लिए फाइनेंस और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग विकसित देशों से करेगा ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी फाइनेंस को अलग करने के बारे में बात करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा, भारत इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा, चाहे वह अनुदान हो, ऋण हो या सब्सिडी। ऐसे में देखा जाए तो भारत की शुरू से ही ऐसी सोच रही है कि वह न सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि समूचे विश्व को भी एक नई राह के मोड़ पर ले जाना चाहता है और आगे भी COP 28 के जरिए एक नया दिशा निर्देश देने वाला है। COP दुनिया के लिए खास क्यों है? जब आपकी खेती को पानी की जरूरत हो और बरसात ना हो तो नुकसान होता है, और जब पानी की जरूरत ना हो और मूसलाधार बारिश हो जाए तब भी फसल खराब हो जाती है। ये बात आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे क्योंकि पिछले कुछ दशकों से ऐसा ही हो रहा है। बता दें कि 2022 में इंग्लैंड और पूरा यूरोप गर्मी से परेशान रहा।
वहीं भारत के अलग अलग इलाकों में खूब बारिश हुई, तो कई इलाकों में बारिश ना होने के कारण धान की बुआई नहीं हो पाई। यहीं पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी हालत देखे गए और रिजल्ट ये निकला कि इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वजह है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर अब काबू पाना बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए उचित कदम उठाना भी। हमेशा की तरह कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो जरूर अब कुछ खास इसमें बदलाव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है, आइए अब जरा इसे भी जान लेते हैं। सूखा। WHO के अनुसार विश्व में लगभग 55 मिलियन लोग हर साल सूखे से प्रभावित होते हैं और सूखा दुनिया के हर हिस्से में पशुओं और फसलों के लिए सबसे गंभीर खतरा है। सूखे से लोगों की रोजमर्रा के जीवन को खतरा है। इसकी वजह से बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन भी होता है। बाढ़। बता दें कि 2022 में दुनिया के कई देशों में बाढ़ का कहर रहा। पाकिस्तान में बाढ़ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो वहीं नाइजीरिया के 18 राज्य हद से ज्यादा बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें 600 से अधिक लोग मर गए और 10 लाख से अधिक लोग पलायन कर गए। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो गया और वहां के हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। अनाज। बहुत ज्यादा चारागाहों का बनना और जंगलों की कटाई और लगातार शहर बनने की वजह से पृथ्वी की 40% जमीन की दशा खराब हो चुकी है। दुनिया भर के सभी महाद्वीपों में सिंचाई वाली भूमि का 20 से 50% हिस्सा इतना नमकीन हो गया है कि अब वो पूरी तरह से उपजाऊ नहीं है, जिसकी वजह से उन जमीनों में अपनी फसलें उगाने वाले लगभग 1.5 अरब लोगों के लिए भीषण चुनौतियां पैदा हो गई हैं। भूमिगत जल। कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन के साथ ही दुनिया में कई जगहों में पानी की भी समस्या देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन को 2017 में भारी जल संकट से जूझना पड़ा था और ऐसी समस्या चेन्नई के लोगों को भी हुई थी, जहां लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे। बता दें कि 2015 में बाढ़ के बाद 2019 में चेन्नई में सूखा पड़ने से पानी की समस्या और बढ़ गई थी। इसके अलावा भारत में भी कई शहर पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। गर्मी। दुनिया भर में अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिका तक तापमान में तेजी आई है और ये सब आप टेलीविजन के जरिए देख पढ़ भी रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, प्रदूषण, जंगल की कटाई सहित वो सभी भयानक चीजें जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से धरती के तापमान में लगातार तेजी आ रही है और इसका भारत में भी गर्मी का स्तर बीते कुछ वर्षों में बढ़ा है, जो कि देखा जाए तो लोगों के लिए मुसीबत का कारण भी बना है। ऐसे में COP27 में भी क्लाइमेट फाइनेंस एक बड़ा विषय था, क्योंकि बिना पैसे के सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अगर विकासशील देशों ने पर्याप्त फंडिंग के लिए विकसित देशों से आग्रह करने का विचार नहीं किया, तो इसलिए अगले सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष $100 अरब मुहैया कराए जाने का वादा चर्चा के केंद्र में रहेगा, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। 2070 तक भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भारत के लिए 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य की घोषणा की थी। साथ ही भारत 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन वाली अपनी विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। वैश्विक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ ही 2050 तक देश की GDP में $406 अरब की वृद्धि होगी और 4.3 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा करना इस नजरिए से भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है, फिर भी वह एक सेल्फ डिपेंडेंट रिलायबिलिटी के साथ आगे बढ़ा है। क्या है शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य? नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य, जिसे कार्बन के एक रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ ये नहीं कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में चिन्हित होता है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के ऑब्जर्वेशन और हटाने से होती है। इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर एमिशंस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है, जबकि वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसे भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता होती है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है, जबकि भारत ने तो पहले इसका आगाज कर दिया है। इसलिए भारत के इन्हीं सब प्रयासों के दम पर समूचा विश्व न सिर्फ भारत की तारीफ कर रहा है, बल्कि इस मामले पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा भी कर रहे हैं। अब देखना होगा इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव लेकर भारत जिस मार्ग पर निकला है उसे क्या सफलता मिलेगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।